हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एम्पायर में। फ्रेंड्स, आज हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ठीक है, जो साइंस क्विज है, आज मैक्सिमम प्रश्नों को हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रश्नों को मैं प्रयास करूंगा कि थोड़ी सी उनकी व्याख्या भी कर सकूं। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला प्रश्न है फ्रेंड, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन है वाहनों से होने वाले प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, जल प्रदूषण या फिर मिट्टी प्रदूषण। बताइए, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किसे संदर्भित करते हैं? 10 सेकेंड है आपके पास। ठीक है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, ये संदर्भित करते हैं वाहनों से होने वाले प्रदूषण। ठीक है, वाहनों से होने वाले प्रदूषण को संदर्भित करते हैं भारत स्टेज उत्सर्जन मानक। ठीक है, भारत स्टेज उत्सर्जन मानक जो है भारत सरकार द्वारा स्थापित एक मानक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कथन कारण। ठीक है, क्वेश्चन है कि कथन है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। ठीक है, कारण है वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी। ठीक है, इसमें से चार ऑप्शन दिए हैं, आप देखिए, बताइए कौन सा इसमें सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और आर दोनों सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की उचित व्याख्या है। ठीक है, देखिए समझिएगा थोड़ा। कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि से ध्रुवीय बर्फ पिघल जाएगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की जब वृद्धि होगी, जिससे क्या होता है कि ध्रुवीय बर्फ तेजी से पिघलने लगते हैं। ठीक है, और वैश्विक तापमान में वृद्धि भी होती है। ठीक है, वैश्विक तापमान में वृद्धि भी होती है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, तो बात तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसका कारण नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, चार ऑप्शन दिए हैं, देखिए। पहला है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन दो अलग अलग मुद्दे हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी। ऑप्शन सी है ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का जल स्तर कम हो सकता है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल वार्मिंग के कारण रेगिस्तान कम हो सकते हैं। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा कथन सही है? ठीक है, चलिए बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ़ कम हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे जो ग्लेशियर प्रतिवर्ष बनती है वो कम बनेगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का ये कारण है। ठीक ना, और इससे क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग अगर मतलब ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें जो समुद्र की सतह है उसमें वृद्धि होने लगेगी। ठीक है, और ये ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ़ की मात्रा कम हो जाएगी और उससे क्या होता है कि सागर तट के यानी सागर के किनारे स्थित जो क्षेत्र हैं वो डूबने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं है? ठीक है, उपाय नहीं है। देखिए ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग या फिर वनीकरण, ऑप्शन सौर और पवन ऊर्जा का अधिक उपयोग, या फिर ऑप्शन नंबर डी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। बताइए कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? ठीक है, बताइए जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक ना, देखिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना, ये ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय क्या है फ्रेंड्स? यदि जीवाश्म ईंधन का कम उपयोग किया जाए, ठीक है, वनीकरण किया जाए, ठीक है, वृक्ष लगाया जाए, वनों का विस्तार किया जाए और सौर और पवन ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, तो हम ग्लोबल वार्मिंग से मतलब इससे हमें निजात मिल सकती है। ठीक ना, और खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करने से इससे ग्लोबल वार्मिंग पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला है फ्रेंड्स, ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? बताइए
ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए O, ठीक है, ऑप्शन बी O2, ऑप्शन सी O3 या फिर ऑप्शन नंबर डी O4। बताइए ओजोन का रासायनिक फार्मूला क्या है? ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ओजोन का रासायनिक फार्मूला होता है फ्रेंड्स O3, ठीक है, O3 यानी ओजोन का रासायनिक फार्मूला होता है O3, या ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है, ठीक ना, O3, ठीक ना। आप समझिए इसमें क्या है कि यह ओजोन जो है वायुमंडल में, ठीक है, ये गैस जो है वायुमंडल में बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक ना, कितनी पाई जाती है? 0.02%, ठीक ना, 0.02% वायुमंडल में यह गैस पाई जाती है। ठीक ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड या फिर कॉपर डाइऑक्साइड। बताइए कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही, ठीक ना, इसमें आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, कौन कौन सी है देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और सल्फर हेक्साफ्लोराइड ये ग्रीन हाउस गैस हैं, जबकि कॉपर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से किसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? ठीक है, ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर फास्फाइन। ठीक है, बताइए कौन सी गैस है जिसे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है? ठीक है, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, इसमें जो है आपका, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फास्फाइन को ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ठीक ना, नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन ये भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन फास्फाइन आपका ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ऑप्शन है भूकंप, सुनामी, ठीक है, अस्वास्थ्यकर स्थितियाँ या फिर ग्रीन हाउस गैसें। बताइए ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है? ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है, जल्दी से बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक ना, ग्लोबल वार्मिंग का कारण मात्र एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण ही ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक ना, चलिए बिल्कुल सही। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ठीक है, किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए क्रिप्टन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन। बताइए किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है? ठीक है, किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है, बताइए जल्दी से। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस गैसों से हमने संबंधित कई सारे प्रश्न लिए हैं। ठीक है, कारण ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक ना, चलिए उम्मीद करते हैं आपको याद हो जाएगा बिल्कुल से। ठीक ना, चलिए बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है, चलिए बताइए। अब तक तो आपको याद हो ही गया होगा। ठीक ना, देखिए इसमें से ऑक्सीजन जो है ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक ना, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी ग्रीन हाउस है,
ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, अब तो याद हो गया होगा यार, अब तो जल्दी से बता दो, 1 सेकंड में बता दो। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। ठीक ना, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक ना, देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 आपका ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है, और क्लोरोफ्लोरो कार्बन भी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। ऑप्शन है आर्थर टेंसले, एवलिन हचिंसन, रेमंड लिंडेमैन या फिर चार्ल्स एल्टन। ठीक है, बताइए पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था। ठीक है, बताइए जल्दी बताइए। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें आपका हो जाएगा आर्थर टेंसले। ठीक है, आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया था। ठीक है, इन्होंने सन 1935 में, ठीक है 1935 में इसकी संकल्पना को परिभाषित किया था, और परिभाषा में इन्होंने क्या कहा था। ठीक है, कि पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जो वातावरण के जीवी एवं अजीवी सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। ठीक है, जीवी तथा अजीवी सभी कारकों के परस्पर संबंधों तथा प्रक्रियाओं द्वारा प्रकट होता है। ठीक है, कब इसकी संकल्पना कब दिए थे ये 1935। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए क्या मापा जाता है। ठीक है, किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए उसमें किसकी माप की जाती है। ऑप्शन है उसमें घुली फ्लोरीन, उसमें घुली ऑक्सीजन, उसमें घुली मीथेन या फिर उसमें घुला कैल्शियम। बताइए। देखिए NTPC मेंस में पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए, ध्यान से पढ़िएगा। किसी जल स्रोत का स्वास्थ्य निर्धारित करने के लिए क्या मापा जाता है। ठीक है, उसमें घुली फ्लोरीन की मात्रा, उसमें घुली ऑक्सीजन, उसमें घुली मीथेन या फिर उसमें घुला कैल्शियम। ठीक है, चलिए बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, ये मापा जाता है उसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा को। ठीक है, उसमें घुली ऑक्सीजन की मात्रा को। ठीक है, चलिए देखिए होता क्या है कि यदि किसी जल में BOD की मात्रा अधिक है, ठीक है, BOD किसकी, BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये जल प्रदूषण मापने की एक मुख्य इकाई है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि यदि किसी जल में BOD की मात्रा अधिक हो जाए तो फिर वो जल संक्रमित होने को दर्शाता है। ठीक है, जल को संक्रमित होने को दर्शाता है। ठीक है, जल को संक्रमित होने को दर्शाता है कौन, BOD। ठीक है, BOD यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं और किसी अन्य से नहीं। ठीक है, बताइए। ऑप्शन है वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण या फिर जल प्रदूषण। बताइए किससे भारत में अधिकांश गांव पीड़ित हैं और किसी अन्य से नहीं। ठीक है, जल्दी से बताइए, 1 सेकंड का आंसर है। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को मालूम होगा गांव में हम लोग जो है जल प्रदूषण से गांव के लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। ठीक है, प्रभावित होते हैं। कारण ये होता है फ्रेंड्स कि जैसे जल निकासी की व्यवस्था होती नहीं है गांव में। ठीक है, नाले वाले नहीं बने होते हैं इस तरीके से जो शहरों में बने होते हैं। ठीक है, और समुचित जल जो है एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो जिसके कारण प्रदूषण होता है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है, प्रदूषण होता है, तो वो है जल प्रदूषण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। ठीक है, विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। ऑप्शन है जैव विविधता की हानि, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के जमाव में बढ़ोतरी, UV विकिरण से संपर्क या फिर कचरा भरा क्षेत्र। ध्यान रखिए पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फ्रेंड्स कि विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है। ठीक है, ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही। ठीक है, देखिए विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण कचरा भरा क्षेत्र नहीं हो सकता। ठीक है, कारण क्या है
कि कचरा भरा क्षेत्र जो है ये स्थानीय से संबंधित होता है, ठीक है। यदि किसी स्थान पर है तो उस स्थानीय क्षेत्र में जो है उससे पर्यावरण मतलब प्रभावित होगी, ठीक है। जबकि विश्वव्यापी में पर्यावरण की दुर्दशा का कारण देखिए जैव विविधता की हानि से हो सकता है, ठीक है। वायुमंडल में CO2 के जमाव में बढ़ोतरी के कारण विश्वव्यापी पर्यावरण प्रभावित हो सकती है और UV विकिरण से संपर्क करने पर विश्वव्यापी पर्यावरण प्रभावित हो सकती है। लेकिन कचरा भराव क्षेत्र से विश्वव्यापी, ठीक है, विश्वव्यापी पर्यावरण की दुर्दशा का कारण नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है। आलू के चिप्स के तलने पर ऑक्सीडेशन के कारण तेल के बासी होने से रोकने के लिए चिप्स के लिफाफों को किस गैसों से भरा जाता है, ठीक है। चिप्स तो लगभग सबका ही फेवरेट होता है, ठीक है, बहुत पसंद होता है। और चिप्स को आपने उस चिप्स का पैकेट देखा होगा, चिप्स का पैकेट बहुत फूला होता है, ठीक है, उसमें एयर भरी होती है, ठीक है, और जिसकी वजह से वो चिप्स बहुत मतलब खाने पर लगता है बहुत ताज़ी है, ठीक है। तो वो कौन सी गैस भरी होती है ये आपको बताना है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन, ठीक है। बताइए कौन सी गैस भरी होती है उस लिफाफे में, ठीक है। बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए इसमें हो जाएगा नाइट्रोजन, यानी कि चिप्स के लिफाफे में जो गैस भरी होती है वो होती है नाइट्रोजन, जिसकी वजह से चिप्स ताज़ा बना रहता है, ठीक है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन, ठीक है। अब जब आप चिप्स खाओगे तो आपको याद आएगा, ठीक है, कि इसमें कौन सी गैस भरी है? नाइट्रोजन गैस भरी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए वातावरण के संबंध में SPM का विस्तार क्या है? वातावरण के संबंध में SPM का विस्तार क्या है, ठीक है। सस्पेंडेड पोल्यूशन मार्क, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, सस्पेंडेड पार्टिकल मोड या फिर सस्पेंडेड पार्टिकल मैनेजमेंट, ठीक है। बताइए SPM का विस्तार क्या है, ठीक है। चलिए बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें आपका हो जाएगा SPM का विस्तार है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक ना। देखिए सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, वातावरण के संबंध में SPM का विस्तार है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ठीक है, माइक्रोस्पोरिडिया या फिर बसिडियोमाइकोटा या फिर ऑप्शन नंबर डी हैफोमाइसिट्स। बताइए किस कवक को एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है? बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक ना, बिल्कुल सही। हाँ, इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी ट्राइकोडर्मा हर्जियानम एक कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। ट्राइकोडर्मा हर्जियानम एक ऐसा कवक है जो कवकनाशी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। देखिए इसका पर्णीय उपयोग बीज शोधन तथा मृदा उपचार में प्रयोग कवक रोगजनकों के दमन हेतु भी किया जाता है, ठीक है। किसमें? इसका पर्णीय उपयोग जो होता है बीज शोधन तथा मृदा उपचार में प्रयोग कवक रोगजनकों के दमन हेतु, ठीक है, रोग जनकों के दमन हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक डैश कवक से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है नियोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेनिसिलिन या फिर एरिथ्रोमाइसिन। बताइए एंटीबायोटिक डैश कवक से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? चलिए बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन के बारे में थोड़ी आपको जानकारी दे दूं। देखिए पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज जो है किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कब की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, देखिए सन 1928। कब? 1928, ठीक है। 1928 में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब? 1928 में, ठीक है, 1928 में की थी, ठीक है। देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सेलुलोज
एरोजेल के संबंध में सच है। ठीक है, बताइए। सॉरी, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, पूरा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन आप जो है इसमें कट गया है, तो आप पूरा क्वेश्चन समझिए क्या है। देखिए, इसमें दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है। ठीक है, मैं पूरा प्रश्न पढ़ दे रहा हूँ, आप फिर से ध्यान दीजिए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, ये जो दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है। सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है। ठीक है, बताइए। सिलिका से बना, ठीक है, बेकार कागज से बना होता है, या फिर गैर जैव निम्नीकरणीय, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर डी उच्च तापीय चालकता होती है। ठीक है, प्रश्न मैं फिर से पढ़ दे रहा हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नव विकसित हरे गैर विषैले सेलुलोज एरोजेल के संबंध में सच है। ठीक है, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक ना, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी बेकार कागज से बना होता है। ठीक है, बेकार कागज से बना होता है। ठीक ना, देखिए समझिएगा। सबसे पहले नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर के वैज्ञानिकों ने बेकार कागज को परिवर्तित करके हरे गैर विषैले सेलुलोज एरोजेल का निर्माण किया था। ठीक है, किसने? NUS यानी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ठीक है, वैज्ञानिकों ने बेकार कागज को, ठीक है, बेकार कागज को परिवर्तित करके हरे गैर विषैले सेलुलोज एरोजेल का निर्माण किया था। ठीक है, यह बेहद हल्का तथा पानी से बचाव करता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ही हल्का होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत ही हल्का होता है। ठीक ना, देखिए बहुत ही हल्का होता है और पानी से बचाव करता है। ठीक है, पानी से भी बचाव करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है। ठीक है, कौन सा DDT के संबंध में सच है, बताइए। ऑप्शन है, यह हल्के नीले रंग का होता है, इसकी एक तीखी गंध होती है, यह गैर विषैला है, या फिर ऑप्शन नंबर डी, यह एक संपर्क कीटनाशक है। ठीक है, बताइए कौन सा DDT के संबंध में सच है। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक ना, DDT के संबंध में सच है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यानी यह एक संपर्क कीटनाशक है। ठीक है, यह एक संपर्क कीटनाशक है। अब समझिए यह DDT क्या है। ठीक है, DDT की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, आप नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें तो, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, ये DDT जो है एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन विषैला कीटनाशक है। ठीक है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन एवं विषैला कीटनाशक है। ठीक ना, DDT यानी डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी क्वेश्चन थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं, मैं आपको पूरा प्रश्न पढ़ के बता दूंगा। ठीक है, देखिए डैश दिया है, कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। ठीक है, कचरे में एक कार्बनिक अपशिष्ट होता है। ठीक है, देखिए प्लास्टिक बैग। ठीक है, प्लास्टिक बैग, ऑप्शन बी धातु, सब्जी के छिलके, या फिर ग्लास। बताइए कचरे का जो ढेर लगा होता है उसमें कौन सा ऐसा होता है कि जो कार्बनिक अपशिष्ट के रूप में होता है। ठीक है, बताइए। चलिए बिल्कुल सही। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सब्जी के छिलके। सब्जी के छिलके जो कचरे में डाला जाता है, ठीक है, ये कार्बनिक अपशिष्ट होता है। देखिए कार्बनिक अपशिष्ट होता क्या है कि जंतुओं से और वनस्पतियों से जो उत्पाद होते हैं उनसे उत्पन्न पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उनसे उत्पन्न पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, तथा उनसे उत्पन्न जो अपशिष्ट होते हैं उसे कार्बनिक अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, उसे कार्बनिक अपशिष्ट कहते हैं। किससे? जंतुओं, वनस्पतियों व उनके उत्पाद से उत्पन्न पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, तथा उनसे जो अपशिष्ट उत्पन्न होते हैं उसे कार्बनिक अपशिष्ट कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी सब्जी के छिलके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, डैश लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। ठीक है, बताइए कौन सा है? नापेंडेंथेस, ठीक है, पाडोफिल्लम, अफीम, या फिर तुलसी। ठीक है, बताइए लुप्त प्राय भारतीय औषधि पौधा प्रजाति है। ठीक है, ऐसे पौधे की प्रजाति जो कि अब नहीं है, वो लुप्त हो गई है। ठीक ना, बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें हो जाएगा आपका
ऑप्शन नंबर बी पाडोफिलम, ठीक है, पाडोफिलम, ठीक है। ये लुप्तप्राय भारतीय औषधि पौधा है, ठीक है। ये देखिए कहाँ पाया जाता था, ये हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाने वाला पोडोफिलम हेक्सेंड्रम था, ठीक है, जो कि अब नहीं पाया जाता है, ठीक है। ये पोडोफिलम हेक्सेंड्रम एक लुप्तप्राय भारतीय औषधि पौधे की प्रजाति है जो कि हिमालयी क्षेत्रों में पाया जाता था, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है, कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑप्शन है अमीबा, ई कोली, साल्मोनेला एंटेरिका या फिर फाइटोप्लैंक्टन। बताइए कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए एनटीपीसी मेंस में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। बताइए कौन सा जीव पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी यानी फाइटोप्लैंक्टन जो है वो पानी में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। देखिए यह क्या करता है ये कि सूर्य के प्रकाश तथा जल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाने में सक्षम होता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये जल में आणविक ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये जल में आणविक ऑक्सीजन यानी O2 रिलीज करता है, ठीक है, O2 रिलीज करता है, ठीक ना। कौन सा है, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर डैश द्वारा किया जाता है। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है जानवरों और पक्षियों, मनुष्य, हवा और पानी या फिर पौधे। बताइए हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है, बताइए। ठीक है बिल्कुल सही, ठीक ना। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यानी हवा और पानी, ठीक है। हठीले कार्बनिक प्रदूषकों का परिवहन ज़्यादातर हवा और पानी द्वारा किया जाता है, ठीक है। देखिए हवा और पानी क्या होता है कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक प्रदूषक विषैले रसायन होते हैं जो मानव स्वास्थ्य तथा वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका परिवहन जो है ज़्यादातर हवा और पानी द्वारा ही होता है, ठीक है। कौन सा होता है विषैला पदार्थ, देखिए परसिस्टेंट ऑर्गेनिक, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक एक प्रदूषक विषैला रसायन होता है जो मानव के स्वास्थ्य तथा वातावरण को बुरी तरह से प्रभावित करता है, ठीक है। तो इसलिए इसका परिवहन ज़्यादातर हवा और पानी द्वारा ही होता है, ठीक है। इसका इसका परिवहन होता है यानी इसका माध्यम होता है हवा और पानी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है। रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, ठीक है। ऑप्शन है लेजर, माइक्रोनीडल, स्कैल्पल या फिर बारीक कैंचियाँ। बताइए रक्तहीन सर्जरी किसके माध्यम से की जाती है, ठीक है। लेजर, माइक्रोनीडल, स्कैल्पल या फिर बारीक कैंचियाँ। बताइए बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए रक्तहीन सर्जरी जो है वो लेजर के द्वारा की जाती है, ठीक है। लेजर के माध्यम से रक्तहीन सर्जरी की जाती है। रक्तहीन सर्जरी मतलब ये होता है कि जैसे लेजर से अगर सर्जरी की जाए तो बिना रक्तस्राव के ही असामान्य व रोगग्रस्त ऊतकों को नष्ट किया जा सकता है। ये एक ऐसी विधि है लेजर विधि, ठीक है। इससे क्या कहते हैं कि बिना रक्तस्राव के ही असामान्य व रोगग्रस्त ऊतकों को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन है विकिरण अपघटन, विद्युत अपघटन, प्रकाश अपघटन या फिर ताप अपघटन। बताइए प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, बताइए। ठीक है बिल्कुल सही, ठीक ना। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश अपघटन। ऑप्शन नंबर सी यानी प्रकाश अपघटन, ठीक है। प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है, ठीक है। किसे कहा जाता है, प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन यानी फोटोलिसिस कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कैंसर शब्द ग्रीक के
कर्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है, ठीक है, कैंसर शब्द ग्रीक के कर्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है? जहरीला, क्षय, केकड़ा या फिर अचिकित्सीय? बताइए। कैंसर शब्द ग्रीक के कर्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है, बताइए क्या अर्थ है इसका? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक ना। देखिए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ केकड़ा होता है, ठीक है, जिसका अर्थ केकड़ा होता है, ठीक है। देखिए जब कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि होने लगती है, ठीक है, असामान्य वृद्धि होने लगती है तब वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है, ठीक है। और इसमें जो है कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? केकड़ा, ठीक है। चलिए यह ग्रीक के कार्सिनोस से व्युत्पन्न हुआ है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है सुस्ती क्या है, ठीक है। सुस्ती क्या है, बताइए क्या है? पशु निद्रा, भोजन की कमी के कारण मौत, पानी प्रतिधारण या फिर सपना देखने में एक चरण? बताइए सुस्ती क्या है, बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। देखिए सुस्ती है आपकी पशु निद्रा, ठीक है। सुस्ती पशु निद्रा होती है, ठीक है। देखिए सुस्ती को क्या कहते हैं कि इसको एस्टिवेशन को सुस्ती कहते हैं, जो कि पशुओं की ग्रीष्म निद्रा होती है, ठीक है। पशुओं की ग्रीष्म निद्रा होती है। देखिए अगर वातावरण का टेम्परेचर जो है अगर अधिक हो जाए तो जो पशु होते हैं ये ठंडे और छायादार स्थान पर चले जाते हैं, ठीक है। और यदि वातावरण के सामान्य मतलब यदि वातावरण के सामान्य होने तक निष्क्रिय अवस्था में ही पड़े रहते हैं, ठीक है। और जैसे अगर वातावरण में मतलब अगर हाइबरनेशन, ठीक है, यदि वातावरण में हाइबरनेशन हो जाती है तो जिसे पशुओं की शीत निद्रा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वातावरण का टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है, ठीक है। वातावरण में जो है अगर मतलब अगर शीत अत्यधिक हो जाए तो इसे हाइबरनेशन कहा जाता है, जिसे पशुओं की शीत निद्रा कहते हैं, ठीक है। और एस्टिवेशन यानी सुस्ती हो जाए तो जिसे कहते हैं ग्रीष्म निद्रा, ठीक है। तो सुस्ती क्या है? पशु निद्रा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, ठीक है। कौन वायु प्रदूषण का कौन वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, ठीक है, बताइए। खनन कार्य, अम्लीय वर्षा, कृषि गतिविधियां या फिर जीवाश्म ईंधन का जलना? बताइए कौन सा वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, बताइए। देखिए ये भी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। मेंस में पूछा हुआ, एनटीपीसी मेंस में पूछा है, ठीक है। बताइए वायु प्रदूषण का कारण कौन सा नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही, ठीक ना। वायु प्रदूषण का कारण जो है ये अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, ठीक है। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, ठीक है। देखिए अम्लीय वर्षा में क्या होता है कि अम्लीय वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 तथा नाइट्रस ऑक्साइड यानी 2O अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। और अम्लीय वर्षा क्या होती है कि वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया, ठीक है, उनकी प्रतिक्रिया तथा प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। अम्लीय वर्षा जब होती है तो उसमें क्या होता है कि वायु में उपस्थित जो प्रदूषणकारी रसायन है, ठीक है, उनसे प्रतिक्रिया करके प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय होता है, ठीक है। और ये अम्लीय वर्षा जो है वायु प्रदूषण का कारक नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है, ठीक है। कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एक प्रभाव नहीं है? उच्च रक्तचाप, ठीक है, टिनिटस, श्रवण ह्रास या फिर त्वचा रोग? बताइए कौन सा ध्वनि प्रदूषण का एकमात्र प्रभाव नहीं है, बताइए। ठीक है बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सॉरी, हाँ देखिए इसमें त्वचा रोग जो है ये ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ठीक है। त्वचा रोग ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, जबकि उच्च रक्तचाप, टिनिटस और श्रवण ह्रास ये क्या है? ध्वनि प्रदूषण के एक प्रभाव है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ठीक है। कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, बताइए।
ऑप्शन है पशुओं की मौत, कर्णनाद, उच्च रक्तचाप या फिर ओजोन क्षय। बताइए कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है? बताइए बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। इसमें जो है आपका ओजोन क्षय जो है यह ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ठीक है। ओजोन क्षय ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, ठीक है। ओजोन क्षय क्या है? यह समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करती है। ओजोन क्षय जो है यह सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें निकलती हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होती हैं हम लोगों के लिए, तो ये ओजोन क्षय उससे हमारी रक्षा करती है, ठीक है, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है। परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, बताइए। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है परजीवी, प्राणिसम, स्वचालित या फिर मृत पोषित। बताइए परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, ठीक है। तो स्वचालित यानी ऑप्शन नंबर सी जो स्वचालित होते हैं या परपोषित पोषण की पद्धति नहीं है। देखिए क्या होता है कि पोषण के आधार पर जीवों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक होते हैं स्वपोषी यानी ऑटोट्रोफिक और एक होते हैं परपोषी यानी हेट्रोट्रोफिक, ठीक है। स्वपोषी ऐसे जीव होते हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण व अकार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, ठीक है। वो होते हैं स्वपोषित यानी वो किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। और परपोषी वो होते हैं जो कि वो किसी पौधे या जंतुओं पर आश्रित होते हैं, ठीक है, वो होते हैं परपोषित। तो कह रहा है कि परपोषित पोषण की एक पद्धति नहीं है, स्वचालित, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यूमामी क्या है, ठीक है। यूमामी क्या है? चिकित्सा पद्धति की शाखा है, स्वाद का प्रकार है, धातु का प्रकार है, एक बैंड समूह है। बताइए यूमामी क्या है? बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। यूमामी क्या है? यूमामी है स्वाद का प्रकार, ठीक है। यूमामी स्वाद का एक प्रकार है, ठीक है। देखिए स्वाद के मूल 5 स्वाद होते हैं, ठीक है। खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन और यूमामी। यूमामी उसमें से 5वां प्रकार है जो कि स्वाद का प्रकार है, ठीक है। यूमामी क्या है? स्वाद का एक प्रकार है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? बहुत ही सरल है, ठीक है। बताइए जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, नोथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान या फिर सरो विज्ञान। बताइए जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और वर्गीकरण विज्ञान को टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टैक्सोनॉमी, ठीक है, टैक्सोनॉमी, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? ठीक है, बारिश के तुरंत बाद उत्पन्न हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू को क्या कहते हैं? पेट्रीचोर, ठीक है, टेम्पस वर्नम, व्रोची या फिर इरदा। बताइए बारिश के बाद, ठीक है, बारिश के बाद तुरंत खुशबू जो मिट्टी की जो सौंधी खुशबू होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है, इसे कहते हैं पेट्रीचोर, ठीक है। बारिश के बाद जो है, बारिश के बाद मिट्टी से जो सौंधी खुशबू आती है उसे कहते हैं पेट्रीचोर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका अर्थ टायरंड लिजार्ड किंग है? ठीक है, किसका अर्थ टायरंड लिजार्ड किंग है? टायरंट लिजार्ड किंग है, बताइए। प्रोटोसेराटॉप्स, ठीक है, टायरेनोसॉरस रेक्स, ठीक है, डिप्लोडोकस या फिर कॉम्पसोगनैथस, ठीक है, कॉम्पसोगनैथस। बताइए किसका अर्थ टायरंट लिजार्ड किंग है? बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है, ठीक है। टायरंट लिजार्ड किंग का मतलब किसका अर्थ है? ये है टायरेनोसॉरस रेक्स, ठीक है, टायरेनोसॉरस रेक्स, ठीक है। टायरेनोसॉरस रेक्स फ्रेंड्स ये डायनासोर की एक प्रजाति होती है, ठीक है, डायनासोर की प्रजाति होती है, ठीक है, डायनासोर की एक प्रजाति होती है जो कि अब लुप्त हो चुकी है,
ठीक है। टायरंट लिजार्ड किंग है टायरेनोसोरस रेक्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? भारत की मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? ऑप्शन है कैटल सेफ्टी लेबोरेटरी, एनिमल सेफ्टी लेबोरेटरी, बायो सेफ्टी लेबोरेटरी या फिर कैटल मॉनिटरिंग लेबोरेटरी। बताइए मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम क्या है? बताइए। बिल्कुल सही, ठीक है। मवेशी रोग निगरानी एवं पूर्वानुमान प्रणाली का नाम है बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, ठीक है। बायो सेफ्टी लेबोरेटरी, ठीक है। देखिए इसकी स्थापना की गई थी अत्यधिक संक्रामक और रोगजनक जीवों से निपटने के लिए, ठीक है। अत्यधिक जो पशुओं में, मवेशियों में, ठीक ना, मवेशियों में जो अत्यधिक संक्रामक और अत्यधिक संक्रामक रोग जब हो जाते थे तो उससे निपटने के लिए बायो सेफ्टी लेबोरेटरी मतलब उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ओटीसी दवा क्रोसिन एक क्या है? ठीक है, ओटीसी दवा क्रोसिन एक क्या है, मतलब कैसी दवा है? देखिए बताइए, दर्दनाशक, ज्वरनाशक, दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक या फिर रोगाणु रोधक, ठीक है। बताइए ओटीसी दवा क्रोसिन एक डैश दवा है, बताइए कैसी दवा है ये? ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक ना। ये दवा है, कैसी दवा है? ये दवा है दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, ठीक है। ओटीसी दवा है एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक, ठीक है। ओटीसी का मतलब क्या होता है? ओवर दी काउंटर, ठीक है, ओवर दी काउंटर। ओटीसी ओवर दी काउंटर, जो कि एक दर्दनाशक एवं ज्वरनाशक दवा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? देखिए ऑप्शन है चार्ल्स डार्विन, लुई पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर हर्बर्ट स्पेंसर। बताइए सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की अवधारणा की रचना किसने की थी? बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक ना। देखिए इसकी रचना की थी, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने इसकी रचना की थी, ठीक ना। किसकी? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझिएगा, चार्ल्स डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना की विस्तृत व्याख्या अपनी एक पुस्तक जिसका नाम प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में की थी, ठीक है। क्या नाम थी पुस्तक का? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ठीक है, जिसका प्रकाशन सन 1859 में हुआ था, ठीक है। 1859, 1859, ठीक है, 1859। पुस्तक का नाम क्या था? प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, ठीक है। तो सर्वाइकल ऑफ फिटेस्ट की अवधारणा की रचना की थी चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए ऑप्शन है ओजोन बायोटिक, ठीक है, कैटेलिटिक कन्वर्टर, डिप्लीटिंग ओजोन या फिर भूस्तरीय ओजोन। बताइए स्मॉग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, बताइए। ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक ना। ये जो है उसे कहा जाता है भूस्तरीय ओजोन, ठीक है, भूस्तरीय ओजोन कहा जाता है, ठीक है, भूस्तरीय ओजोन, ठीक है, स्मॉग का एक प्रमुख संघटक होता है, ठीक है। भूस्तरीय ओजोन एक स्मॉग का, ठीक है, प्रमुख संघटक होता है, ठीक ना। चलिए स्मॉग जैसे जानते हैं दिल्ली उल्ली में अक्सर सुनने में आता है कि स्मॉग हो गया है, उस ऐसी बीमारियां फैलती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो कि धुआं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है, ठीक है, धुएं और हवा में धुंध का मिश्रण होता है स्मॉग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिससे दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? ठीक है, हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिससे दवाओं के प्रति बढ़ते प्रतिरोध से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? ठीक है, ऑप्शन है देखिए टिक्सोबैक्टिन, ठीक है, डाल्बा वैक्सीन, सीफेपाइम या फिर डेप्टोमाइसिन। बताइए, बताइए।
नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है? ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये है आपका, ठीक है, टिक्सोबैक्टीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यानी टिक्सोबैक्टीन। ठीक है, समझिएगा। देखिए, मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके टैक्सोबैक्टीन नामक एक एंटीबायोटिक की खोज हुई थी सन 2015 में। कब? सन 2015 में। ठीक है, सन 2015 में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि की खोज हुई थी जिसे टैक्सोबैक्टीन नामक एंटीबायोटिक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न था। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। ठीक है, यदि आप एनटीपीसी की परीक्षा देने जा रहे हैं, ठीक है, तो आप फ्रेंड्स, ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इस वीडियो को ज़रूर 1 बार 2 बार 3 बार आप देखिए और चीज़ों को समझिए। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सारे एनटीपीसी की परीक्षा में इसके पहले पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो मैंने एक प्रयास किया है आपको बताने का, ठीक है, समझाने का भी। तो जो गलती हुई होगी, ठीक है, क्षमा करिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो पर बने रहिए फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।